नमस्कार, स्टोरी ट्रेंड में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हर पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही है। हालांकि चुनावी टक्कर मूल रूप से दो ही पार्टियों में दिख रही है, ममता की तृणमूल पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, ना ही राजनीतिक गलियारों में और ना ही पश्चिम बंगाल की जनता के बीच। आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में मतदान होने हैं और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। माना यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। बहुत से समीकरण देखने को मिलेंगे चुनाव नतीजों के बाद, राज्यों के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों। फिलहाल बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी दिख रही है। शायद तभी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं को अपनी ओर खींच लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस और तृणमूल पार्टी के कई नेताओं को घर में बैठे बैठे ही बीजेपी ने टिकट थमा दिए। कईयों को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी और कईयों ने टिकट लेने से साफ मना भी कर दिया। तृणमूल के कई नेताओं को तोड़ने के बाद भी बीजेपी के पास उम्मीदवार कम पड़ने लगे तो बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के सांसदों को ही विधानसभा चुनाव में उतार दिया। अभी तक जो सर्वे बता रहे हैं वो ये कि ममता की पार्टी तृणमूल इन चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। मुकाबला बीजेपी और तृणमूल में है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन अपनी कोई खास जगह बनाता हुआ नहीं दिख रहा। जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी को अच्छी तरह से आती है। चुनावी नतीजों में अगर ममता की पार्टी और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं हुआ तो बीजेपी के नेता फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर तृणमूल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, यानी 294 में से 147 सीटें नहीं मिली, तो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए तृणमूल लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिला सकती है। अब हम बात करते हैं घोषणा पत्र की। ममता की पार्टी तृणमूल ने अपने घोषणा पत्र में हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने, किसानों की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 10,000 प्रति वर्ष करने, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन देने समेत कई अन्य वादे किए हैं। ममता ने बेरोजगारी कम करने का दावा भी किया है और इसके लिए 1 साल में 5 लाख नए रोजगार के पैदा करने की बात भी घोषणा पत्र में तृणमूल ने कही है। इसके अलावा बंगाल में सामान्य श्रेणी के लिए 6,000 रुपए और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए 12,000 रुपए की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करने की बात भी ममता की पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल की है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सिर्फ 4% ब्याज पर 10 लाख रुपए की खर्च सीमा वाला क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का वादा भी तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया है। घोषणा पत्र चुनावी वादों से भरा होता है और ये वादे पूरे होंगे या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। घोषणा पत्र बीजेपी का भी आया है और बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, 5 साल के अंदर ही प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वो नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू कर देंगे। और तो और बीजेपी ने मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरू करने का वादा भी किया है। इसके मुताबिक हर एक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने का प्रावधान होगा। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लाभ देने के साथ ही बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की शुरुआत करने की बात भी कही गई है। चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल में इस बार पलड़ा किसका भारी रहता है। इंतजार करते हैं। नमस्कार।